मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कुछ निश्चित टूल का उपयोग करता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। अगर महंगाई पर तुरंत असर डालना हो या बाजार की बहुत ज्यादा अनियंत्रित स्थिति हो तो ऐसे में आरबीआई रेपो या रिवर्स रेपो में ही बदलाव करता है। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज्यादा अनियंत्रित ना हो और बाजार की स्थिति सुधारने के लिए वक्त लिए जा सकने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में आरबीआई सीआरआर या एसएलआर का उपयोग करता है। हम लोग ऐसा सरल शब्दों में कह सकते हैं कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट इंजेक्शन की तरह है जिसका असर तुरंत पड़ता है, वहीं सीआरआर और एसएलआर होम्योपैथ दवा की तरह है जो समय लेता है किंतु असर दीर्घकालीन होता है। आइए अब हम लोग रेपो दर या रेपो रेट देखेंगे। बैंक को अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस दर पर ब्याज चुकाता है उस दर को रेपो रेट कहते हैं। आइए इसे हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर रेपो रेट 10% है और बैंक आरबीआई से 100 रुपया लोन लेता है तो बैंक को 10 रुपया ब्याज के साथ कुल 110 रुपया देने पड़ेंगे। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है, मतलब करीब 1 से 2 हफ्तों के लिए लिया जाता है। आइए अब हम लोग रेपो रेट का असर देखें। आरबीआई अगर रेपो रेट कम कर देता है तो ऐसे स्थिति में कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। मान लीजिए कि रेपो रेट 5% है और बैंक आरबीआई से 100 रुपया लोन लेता है तो बैंक को 5 रुपया ब्याज के साथ कुल 105 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में बैंक मार्केट को 105 से ज्यादा रुपया में लोन दे सकता है, जबकि रेपो रेट 10% होने की स्थिति में बैंक ग्राहक को 110 रुपया से ज्यादा पर ही लोन दे सकता था। जब बैंक को आरबीआई से कम दर पर लोन मिलेगा तो उसके फंड की लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकता है। आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देता है तो ऐसे स्थिति में कर्ज लेना महंगा हो जाता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिससे वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज पर ही कर्ज दे पाएगा। मान लीजिए रेपो रेट अब 10 की जगह 15% आरबीआई कर देता है तो ऐसे स्थिति में बैंक आरबीआई से 100 रुपया लोन लेता है तो बैंक को 15 रुपया ब्याज के साथ कुल 115 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे स्थिति में बैंक मार्केट में लोन 115 से ज्यादा रुपया में ही दे सकता है। आइए अब हम लोग रिवर्स रेपो रेट देखेंगे। बैंक के पास दैनिक कामकाज के बाद एक बड़ी रकम बच जाती है। बैंक चाहे तो इस रकम को आरबीआई में जमा कर सकता है। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। आरबीआई इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर रिवर्स रेपो रेट 10% है और बैंक अपना सरप्लस या अतिरिक्त रकम 1000 रुपया जमा करता है तो आरबीआई बैंक को 100 रुपया ब्याज सहित कुल 1100 रुपया अदा करेगा। रिवर्स रेपो रेट में बदलाव का असर। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो तरलता या लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगा। जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। आइए इससे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रेपो रेट 10% है तो ऐसे स्थिति में बैंक के पास अगर 1000 डिपॉजिट है तो वह 500 रुपया आरबीआई में जमा करता है, जिसपे उसे 10% के हिसाब से 50 रुपया ब्याज मिलता है और कुल मिला के 550 रुपया रिटर्न मिलता है। ऐसे स्थिति में बैंक 500 रुपया पर ही बाजार में लोन दे सकता है। लेकिन जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर 20% कर देती है तो बैंक ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए 500 की जगह 800 रुपया आरबीआई में डिपॉजिट करता है और उसे रिटर्न में 800 और 160 रुपया ब्याज सहित कुल 960 रुपया मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास 200 रुपया ही बचता है और इतने पर ही लोन दे सकता है। आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट घटा देता है तो
मार्केट में तरलता बढ़ जाती है। जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है तो बैंकों को अपनी जमा पर काफी कम ब्याज मिलता है। ऐसी स्थिति में बैंक मार्केट में निवेश करना पसंद करती है और बाजार या अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है। मान लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट 5% है और बैंक के पास कुल डिपॉजिट 1000 है और बैंक 200 रुपया आरबीआई में जमा करता है। क्योंकि अभी आरबीआई से ज्यादा ब्याज इसे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे 500 रुपया की जगह सिर्फ 200 रुपया ही आरबीआई में डिपॉजिट करना पसंद करता है, जिस पे उसे सिर्फ 10 रुपया ब्याज मिलता है। ऐसी स्थिति में बैंक के पास अब 800 रुपया लोन दे सकने की कंडीशन होती है। अब हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर देखेंगे। रेपो रेट के कंडीशन में बैंक कर्जदार होता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट के कंडीशन में आरबीआई कर्जदार होता है। उद्देश्य: धन की अल्पकालिक कमी को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का उपयोग किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। ब्याज दर: रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी या तरलता से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन आ सकता है, जबकि बहुत कम लिक्विडिटी की वजह से आर्थिक मंदी आती है। इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो या रिवर्स रेपो का इस्तेमाल करता है। सीआरआर: हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। इसे सीआरआर कहते हैं। इस पर बैंक को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। मान लीजिए कि सीआरआर 5% है और बैंक के पास डिपॉजिट 1000 है, तो ऐसे स्थिति में बैंक को 50 रुपया एज ए सीआरआर आरबीआई में जमा करना होता है। इस तरह से बैंक के पास बैलेंस 950 रुपया बच जाता है। बैंक इतनी रकम पर ही लोन दे सकता है। कारण: किसी भी बैंक में अगर बहुत बड़ी संख्या में ग्राहक नकदी निकालने आ जाए तो बैंक पैसे देने से मना ना कर सके। सीआरआर का असर: आरबीआई अगर सीआरआर का दर बढ़ा देता है तो ऐसे स्थिति में मार्केट में तरलता में कमी हो जाती है। अगर सीआरआर आरबीआई बढ़ाता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा। इसके बाद बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कम रकम रह जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बैंक के पास 1000 रुपया डिपॉजिट है और सीआरआर दर है 10%। ऐसे स्थिति में बैंक को आरबीआई में 100 रुपया एज ए सीआरआर जमा करना होगा और ऐसी स्थिति में बैंक के पास बैलेंस 900 रुपया बच जाएगा और इतनी ही रकम पर बैंक मार्केट में उधार दे सकता है। आरबीआई अगर सीआरआर का दर घटा देता है तो मार्केट में तरलता बढ़ जाती है। आरबीआई अगर सीआरआर घटाता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का अब कम हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा। इसके बाद बैंक के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए एक बड़ी रकम बच जाएगी। मान लीजिए कि डिपॉजिट बैंक के पास 1000 है और आरबीआई सीआरआर 5% से घटा के 3% कर देता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को आरबीआई में एज ए सीआरआर 30 रुपया जमा करना जरूरी होता है। ऐसे स्थिति में बैंक के पास बैलेंस 970 रुपया बच जाता है। अब बैंक 970 रुपये पे लोन दे सकता है। इस तरह से बैंक के पास अब बड़ा रकम लोन देने के लिए बचता है। एसएलआर बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें जमा पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना जरूरी होता है। एसएलआर नकदी, सोना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे किसी भी रूप में हो सकता है। जब इस बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेता है उसके बाद ही उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। एसएलआर के रूप में बैंक अपनी नकदी किसी भी कमर्शियल और रिजर्व बैंक में रख सकती है जिस पर उसे ब्याज मिलता है। वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सोना में निवेश पर भी बैंक को ब्याज मिलता है। इसे हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए बैंक के पास 1000 डिपॉजिट है और एसएलआर दर 20% है। ऐसे स्थिति में बैंक को 200 रुपया एज ए एसएलआर इन्वेस्ट करना होता है और मान लीजिए कि बैंक 200 रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है, तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे बैंक को ब्याज भी मिलता है और इस तरह से बैंक के पास मात्र 800 रुपया बैलेंस बच जाता है। इस पर बैंक ऋण या लोन दे सकता है। एसएलआर का असर: एसएलआर से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो आरबीआई एसएलआर की मदद से ग्राहकों के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है।
चलिए अब हम लोग सीआरआर और एसएलआर के बीच अंतर को देखेंगे। जमा का रूप, सीआरआर के केस में जमा नगद के रूप में करना होता है, जबकि एसएलआर के केस में नगद, सोना और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है। डिपॉजिट या जमा सीआरआर के केस में आरबीआई में करना होता है, जबकि एसएलआर के केस में डिपॉजिट बैंक में ही होता है। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, सीआरआर का उद्देश्य तरलता को नियंत्रित करना होता है, जबकि एसएलआर द्वारा बैंक द्वारा दी जाने वाले लोन पर नियंत्रण रखा जाता है। सीआरआर के केस में बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता है, जबकि एसएलआर द्वारा बैंक ब्याज प्राप्त कर सकता है। इसे हम लोग एक कॉमन उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए बैंक के पास 1000 रुपया डिपॉजिट है, सीआरआर दर 5% है और एसएलआर दर 20% है। ऐसे स्थिति में बैंक एज ए सीआरआर 50 रुपया, जबकि एज ए एसएलआर 200 रुपया निवेश करना होगा या डिपॉजिट करना होगा। एज ए सीआरआर 50 रुपया आरबीआई में डिपॉजिट करेगा, जबकि एज ए एसएलआर 200 रुपया कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में निवेश करेगा और इस 200 रुपया में बैंक को इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस तरह से बैंक के पास 750 रुपया बैलेंस बच जाता है और बैंक इतने पर ही लोन दे सकता है। उम्मीद है आपको टॉपिक भली भांति समझ में आई होगी। थैंक यू।